नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एसटेट और सीटेट जो एसएसटी का जो सिलेबस चल रहा है टीजीटी लेवल 1 लेवल 2 उसका हम पूरा कोर्स रिवीजन कोर्स कराएंगे। और हमने 5 क्लास डाल दी है आपके यूट्यूब चैनल पर, आप वहां जाकर उनको देखो और उन सारी क्लासों से रिलेटेड जो हमने थोड़े से क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज थे, सीटेट में थे, एसटेट में थे, यूपी टेट में भी आते हैं, उन सभी का मिक्सअप करके आपके सामने लेकर आए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप अपनी कॉपी में उतार लेना, उसको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो इंडिया ने फेडरल सिस्टम जो लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, मैंने ये आपको पढ़ाया था कि जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पढ़ाया था, अभी मैं इसको बता भी देता हूं। ये हमने कनाडा से लिया है। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है। किस केसेस में? कुछ केसेस में सेंटर के पास ज्यादा पावर है और कुछ केसेस में स्टेट के पास पावर है ही नहीं। जैसे है वो है प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एक प्रोसेस है जहां सेंटर के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जैसे रेजिडुअरी पावर, ये भी हमने जो है कनाडा से ही लिया है कि जो बाकी बची हुई पावर है जो शेड्यूल 7 में नहीं लिखी हुई, वो सारी जो लिस्ट है पावर है वो सारी हमने सेंटर को दे रखी है, पार्लियामेंट को दे रखी है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन। जो पार्लियामेंट जो सिस्टम फॉलो करते हैं हम, लोकसभा और राज्यसभा, बाइकैमरलिज्म जिसको बोला जाता है, वो हमने कहां से लिया है? वो ब्रिटेन से लिया है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज। कल भी एक मैंने आपको बताया था पार्ट 1, पहले वाले जो पार्ट 1 में जो आर्टिकल नंबर 1 था, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि सारे स्टेट ने मिलकर इंडिया ने एक यूनियन ऑफ स्टेट बना लिया है और सब मिलकर उसको एक पूरे कंट्री का रूप देते हैं। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है। क्वासी फेडरल का मतलब मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि कुछ बेसिक्स पर ये लैंग्वेज बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट और सीटेट वाले। ठीक है, क्वासी फेडरल का मतलब होता है ना तो वो पूरी तरह से फेडरल और ना पूरी तरह से यूनिटरी, यानी ना तो पावर अच्छे से बांट रखी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है मतलब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, और एक होता है यूनिटरी यानी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इन दोनों का बीच का है क्वासी फेडरल। ठीक है, अगला है फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी सबने मिलाकर एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाएंगे। ऐसा नहीं है इंडिया में, पार्टली यूनिटरी और पार्टली फेडरल, ये इसका ही एक लैंग्वेज बदल कर लिख रखा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लैंग्वेज में गलत है। अगला है इन द केस ऑफ इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रेम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ केसेस बताए हैं, इसका आंसर है बरोबरी केस। ये कब आया था? 1960 में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसके बारे में ये बोल दिया था कि आज के बाद प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब केशवानंदी भारती केस आया, केशवानंदी भारती केस आया था 1973, तब ये बोला था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग है। ठीक है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप याद करना कि ये कब आया था, ये किसके खिलाफ था? वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला। मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको दे दी है। अगला है जब लोकसभा डिसॉल्व हुई, यानी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा हैज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टर्म। कौन सी लोकसभा थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? कौन सी लोकसभा थी जो ड्यू डेट से पहले एक्सपायर कर दी कि अब इलेक्शन करवाओ फ्रेश इलेक्शन के लिए? वो चौथी थी। ठीक है, वो चौथी लोकसभा थी। कब थी वो?
देखो 1951 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, और 61 से 66 ये। अब इसके बाद की जो लोकसभा है वो डिसोल्व करी थी, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी वगैरह का पैटर्न आ गया था उस वजह से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द चीफ सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग मिलकर एक पावर देते हैं संविधान को कि आप जो स्टेट में जो रूल करना है वो चलेगा, किस हिसाब से चलेगा, कौन देता है वो, द पीपल, लोग, सारे लोग मिलकर देते हैं। इसका आंसर ये है, चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर लोग, द पीपल, ठीक है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंडियन यूनियन एज, मैंने कल भी बताया था, सॉरी पिछली क्लास में बताया था, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, ये कहां लिखा हुआ है, ये पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 में लिख रखा है, पार्ट 1 पहले ही भाग में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल यूनिट एग्जिस्ट इन इंडिया एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ उस समय कितनी पॉलिटिकल यूनिट एग्जिस्ट करती थी? 2 यूनिट एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, इसका आंसर 2 है। कैसे वो आपको बता देता हूं, एक सेंट्रल लेवल पर, एक प्रोविंशियल लेवल पर, ऐसे 2 यूनिट थी पॉलिटिकल पावर। अगला है, द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और चेंज द बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये पावर किसके पास है? अगर हमें कोई नया स्टेट बनाना है, मान लो जैसे कि अब सिक्किम बनाया, ठीक है, तेलंगाना बनाया, जम्मू एंड कश्मीर बनाया, इन सब के लिए लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप वहां देखोगे कि प्रेसिडेंट भी आया, नहीं, प्रेसिडेंट के पास साइन करने की पावर होती है, बनाने की पावर नहीं होती। एक ऑर्डिनेंस बोला जाता है इंग्लिश में, आप आर्टिकल 123 पूछ लेता कि जो राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पास करने की पावर कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 1, 2, 3। और गवर्नर के पास कहां से आती है? 213। ये दोनों आर्टिकल आप याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अगला है, एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितनी टेरिटरी है? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया का नहीं है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये तो पहले ही लिख रखा है, प्रस्तावना में लिख रखा है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। फंडामेंटल राइट और ड्यूटी, आर्टिकल 12 से लेकर 35 नंबर तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और आर्टिकल 51 जो मैंने आपको पार्ट्स में बताया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी पार्ट है इंडिया का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएस से लिया है। और एक था इंटीग्रेटेड जुडिशरी, कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेजों ने जो कानून पास किया था 1935 में, वहां से लिया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट और फिर सारी कोर्ट आपस में जुड़ी होती हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाता है और जो कानून को लागू करता है, उस पूरे डिपार्टमेंट से जुडिशरी अलग है। क्योंकि जुडिशरी का काम है कि उन जो कानून बनाए हैं और जो लागू हो रहे हैं उनका रक्षा करना, या फिर वो उस क्राइटेरिया, उस दायरे से बाहर तो नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसमें से कौन सा संविधान का पार्ट नहीं था? एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू एवरी सिटीजन, हम गारंटी नहीं देते, हम एवरी सिटीजन को ये नहीं कहते कि हम गारंटी देंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं हम रोजगार प्राप्त करवाएंगे आपको। लेकिन वो किस बेसिस पे है? वो ये भी है कि हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ एक्सेट्रा, उन सभी चीजों पर, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और पॉलिटी का क्वेश्चन भी है। इसका क्वेश्चन है, वारेन हास्टिंग, वारेन हास्टिंग को इम्पीच कर दिया गया था कि आपने वहां अनलिमिटेड अमाउंट में धन कमाया है और जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, इस वजह से वारेन हास्टिंग को वहां से हटा दिया गया था। अब आ जाओ अगला, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर,
जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। इस प्लान में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने का जो वादा था वो दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जब यह बनी 389 पर्सन्स थे, और यह पूछा गया कि ये मेंबर आएगा कैसे थे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। जैसे आज जो राज्यसभा के एमपी का इलेक्शन होता है उस प्रकार ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस के तहत आए थे जो ये मेंबर्स थे। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, मैंने आपको ऊपर बता दिया। और कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। और जब भारत आजाद हो गया तो ये मेंबर कितने रह गए? 299, कितने मेंबर रह गए थे, ठीक है। अगला है, अगली स्लाइड है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन। पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग कब हुई थी? मैं आपको 3 मीटिंग बता देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। इसका आंसर है वैसे 9 दिसंबर। एक 9 दिसंबर को हुई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि इस मीटिंग के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे। अगली मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इसके चेयरमैन बन गए थे, परमानेंट चेयरमैन। और अगली मीटिंग हुई 13 दिसंबर को, यहां जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाए थे, जो आज के दिन प्रस्तावना और प्रियम्बल का रूप ले चुका है। ये प्रियम्बल मान लो कि इनडायरेक्टली ये यहां पास हुआ था कि हमारा जो संविधान है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था कि ऐसा ऐसा हम संविधान बनाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट चेयरमैन कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है हु एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब मैं आपको कमेटियां पढ़ा रहा था तो मैंने वहां भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो, और इनकी अंडर गाइडेंस में ही हमारा पूरा संविधान बना है। इन्होंने इस संविधान को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आज के दिन भी हमें जरूरत नहीं है बदलाव करने की, लेकिन समय और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो यानी उन्होंने इस तरीके से जो संविधान को डिजाइन कर दिया कि आज भी चीजें ऐसी लग रही है कि जो संविधान 1947 में बना था वो नहीं है, वो आज के हिसाब से संविधान बना रखा है। उनकी इतनी विजनरी जो सोच थी, उनको हम धन्यवाद करते हैं। अगला है हाउ मेनी कमेटी वर सेट अप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी कमेटी बनाई गई? जो मैंने आपको कमेटियां पढ़ाई थी वो टोटल 13 कमेटियां थी, ठीक है, जो आपको बताई थी। प्रोविंशियल कमेटी, यूनियन स्टेट कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी का चेयरमैन कौन था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे वीडियो का, लेक्चर का, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग चेयरमैन, कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? टोटल 7 मेंबर थे। और ड्राफ्टिंग चेयरमैन का जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये था पूरा जितना मैंने आपको पढ़ाया, उसके क्वेश्चंस आप डिस्कस करो, आप और ज्यादा नॉलेज दो। अगर कोई किसी को दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे ही रेगुलर क्लास आपकी आते रहेंगी आर्डोर एडुडेंट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।